सीने में संक्रमण मतलब फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, जो कि आमतौर पर कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस। ये जब फेफड़े में अटैक करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में निमोनिया बोलते हैं। सीने में संक्रमण होने के बाद मरीज को खांसी आना, खांसी में बलगम, सांस फूलना, बुखार आना, कुछ लोगों को सीने में दर्द भी होता है। इसके अलावा अगर निमोनिया के लक्षण बढ़ जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होना, चैतन्यता में कमी आना या ब्लड प्रेशर का कम होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। निमोनिया मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस। बैक्टीरियाज में काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, उनके अटैक करने से ये इन्फेक्शन हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जो हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। ये इन्फेक्शन हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, जिसको लेके हमें अलर्ट रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। तो टीबी के इन्फेक्शन के वजह से भी निमोनिया हो सकता है। दूसरे वायरसेस होते हैं, जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, पैंडेमिक था कोरोना वायरस का, तो वो भी एक निमोनिया का कारण होता है। इसके अलावा हर साल मौसम बदल में जो फ्लू होता है, सीजनल फ्लू, जिसे हम लोग इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। और भी कई सारे सांस के वायरसेस हैं, जैसे कि आरएसवी, इन सब के वजह से निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंगल इन्फेक्शंस। तो फंगल इन्फेक्शंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे हमने देखा कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनको शुगर है या जिनको स्टेरॉइड चल रहा है, उनको फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। अभी हमने देखा रिसेंटली कि कोरोना वायरस के बाद पोस्ट कोविड लोगों को फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट ब्लैक फंगस भी था। तो फंगल इन्फेक्शंस भी निमोनिया का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है, चूँकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और वो तमाम वेंटिलेटर या बाईपैप पे रहते हैं, तो उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, जिसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनका चैतन्यता कम है, जिनको हेड इंजरी है या जिनको होश थोड़ा कम है, तो उनके मुंह के कंटेंट फेफड़े में जा सकते हैं, जिसे हम एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। तो ये मुख्य कारण है निमोनिया होने के। सीने में संक्रमण के लिए कई सारे टेस्ट उपलब्ध हैं। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, जैसे कि टीएलसी, डीएलसी, इनसे हमें संक्रमण का बेसिक आइडिया लगता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इससे हमें पता चलता है कि किसी और अंगों में दिक्कत तो नहीं आ रही। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट, जैसे कि चेस्ट एक्सरे होता है, जिसमें हमें फेफड़े के अंदर धब्बे दिख जाते हैं और पता चल जाता है कि फेफड़े में इन्फेक्शन है कि नहीं। बलगम की जांचें होती हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट कारण पता चल सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, क्या ये बैक्टीरिया से है या फंगस से है या कुछ और इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन। तो बलगम की जांचें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमें कारण और ट्रीटमेंट दोनों में सहायता मिलती है। इसके अलावा सीटी स्कैन भी कभी हम लोग कुछ पेशेंट्स में करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, मतलब निमोनिया कितना ज़्यादा फैल है और कितना सीवियर है, या उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि एबीजीज, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल्स कितने हैं, लैक्टेट लेवल्स कितने हैं, या कल्चर जैसे कि ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर। ये सारे टेस्ट पेशेंट के निमोनिया को पता करने में हमें हेल्प करते हैं। निमोनिया का ट्रीटमेंट मेनली इस पर डिपेंड करता है कि उसको निमोनिया किस वजह से हुआ। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो हमारे पास कई एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ले सकते हैं, जिनसे हम बैक्टीरियल निमोनियाज को ट्रीट कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी एक इम्पॉर्टेंट कारण है निमोनिया होने का, फेफड़े में संक्रमण होने का। तो उसके लिए हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, डॉट्स केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध हैं। तो सभी लोग आसानी से इसको ले सकते हैं और टीबी का इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो एंटी फंगस दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा ब्लैक फंगस या वाइट फंगस, इसमें हम लोग एंटी फंगल दवाइयों से इलाज करते हैं। कुछ लोग जो ब्लैक फंगस स्पेशली अगर एंटी फंगल से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उनमें हम सर्जरी भी कर सकते हैं, जो फेफड़े का जो पार्ट अफेक्टेड है उसको काट के निकाला भी जा सकता है। वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम लोग एंटीवायरल्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कोविड में देखा रेमडेसिविर या फेविपिराविर, ये सब एंटीवायरल दवाइयाँ थी जिनसे हम लोग वायरल इन्फेक्शन का यूज़ करते हैं। और अगर इन्फ्लुएंजा या और तरह के वायरल इन्फेक्शंस हैं,
हर्पीज़, तो इन सब के लिए भी हमारे पास एंटीवायरल दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस में हम स्टेरॉइड का भी यूज़ करते हैं, लिमिटेड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, लेकिन वो हमेशा डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपका बीपी कम हो रहा है तो आपको आईवी फ्लूइड्स दिए जाएंगे या वैसोप्रेसर्स या आइनोट्रॉप्स दिए जाएंगे। तो ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट, साथ में ऑक्सीजन, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बाईपैप, या अगर उसको बहुत निमोनिया एडवांस हो रहा है, दिक्कत बढ़ रही है, तो उसको वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। निमोनिया अगर आगे बढ़ता है तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें कि मेन है कि अगर वो इन्फेक्शन ब्लड में फैल गया तो उसे हम लोग सेप्सिस या सेप्टिसीमिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में फैल के सारे अंगों में जाता है और वो अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है, जिसमें शरीर के सारे अंग अफेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्रेन के अफेक्ट होने से कॉन्शियसनेस में कमी आना या सुस्ती आना, किडनी के अफेक्ट होने से किडनी यूरिन का आना कम होना या क्रिएटिनिन का बढ़ना, लंग के अफेक्ट होने से ARDS का डेवलप होना जिससे कि सांस फूलने लगे, या और भी सारे अंग, लीवर में अफेक्ट होने से लीवर के टेस्ट का बढ़ना। तो इसलिए हम लोग इसको एमॉड्स के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा निमोनिया में अंदर फेफड़ों में मवाद बन सकती है जिसे हम लोग लंग एब्सेस बोलते हैं। फेफड़ों की झिल्ली में पानी आ सकता है जिसे हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, या आगे चल के ARDS डेवलप हो सकता है जिसके बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। सीने में संक्रमण अगर हम टाइमली इसको डिटेक्ट नहीं करते हैं या टाइमली इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। ये आगे बढ़ के सांस की दिक्कत जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये ARDS में डेवलप हो सकता है, जिसके बाद पेशेंट को वेंटिलेटर डालने की ज़रूरत पड़ सकती है और ये निश्चित रूप से जानलेवा हो सकता है। इनफैक्ट निमोनिया एक वन ऑफ द मेन कारण है मॉर्टेलिटी का हमारे देश में। सीने में संक्रमण से रोकथाम करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको बचाव करना चाहिए जो भी इन्फेक्शन के सोर्सेज हैं वहाँ से, जैसे कि अभी कोरोना आने के बाद हम लोगों ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। तो जो भी स्पेशली जो लोग प्रीडिस्पोज्ड हैं, जिन लोग को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो लोग स्टेरॉइड पे हैं, जो लोग ओल्ड एज के पेशेंट हैं, या जिन लोग को लिवर, किडनी या लंग की बीमारी है, तो उनको भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और साथ साथ कुछ वैक्सीन्स उपलब्ध हैं निमोनिया से बचाव के लिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट है न्यूमोकोकल वैक्सीन्स और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो हर साल लगाई जाती है, वो हमें इन्फ्लुएंजा या फ्लू से बचाती है। और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप लगवा सकते हैं। ये दोनों वैक्सीन्स उन लोगों को लगनी चाहिए जिनके हार्ट की, किडनी की, लिवर की या लंग की बीमारियां हैं, जो लोग ओल्ड एज हैं, जो लोग स्टेरॉइड पे हैं। तो ये वैक्सीन्स हमें निमोनिया से बचाव में काफ़ी कारगर हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ जनरल लाइफस्टाइल मेजर्स जैसे कि हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज और रेस्ट और स्लीप लेना भी इम्पॉर्टेंट है निमोनिया से बचाव के लिए। अगर आपको निमोनिया के लक्षण लगते हैं जैसे कि सांस फूलना, खांसी आना, बुखार आना, सीने में दर्द होना, खांसी में बलगम या खून आना, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि निमोनिया को अगर हम टाइमली डिटेक्ट करते हैं और टाइमली ट्रीट करते हैं तो बहुत आसानी से इसका इलाज किया जाता है। पर ये अगर आगे बढ़ जाता है, ये गंभीर रूप ले लेता है, ARDS का रूप ले लेता है, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए टाइमली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही बचाव भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी एज 65 या 60 के ऊपर है, आपको कोई ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स, आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है जैसे कि लंग की बीमारी, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी, तो आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वैक्सीनेशंस ज़रूर करने चाहिए अपने डॉक्टर से डिस्कस करके। कोरोना के वैक्सीन ऑब्वियसली सारे पेशेंट्स को लगाना है, ऐसी एक अवधारणा है, मतलब मिथ है कि जिन लोगों को ये सब समस्याएं उनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, जो कि गलत है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनको कोविड की वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए। साथ ही साथ और वैक्सीन जो कि इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन ही अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लगाएं, जो कि हमें निमोनिया से बचने में काफ़ी कारगर साबित होंगी। डाइट का अपने ध्यान रखें, ठंडे चीज़ों से बचाव करें जैसे कि चिल्ड फ्रिज का पानी या ठंडे फल से बचाव रखें। रेगुलर अगर हो सके तो व्यायाम या टहलना, डेली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें और एडिक्वेट स्लीप और रेस्ट लें।